मैक्रोफेजेस के अंदर, आपको मालूम है ना मैक्रोफेज क्या है? वो जो इसको खा लेता है, टिश्यू से निकल के वो ये मैंने अनवांटेड चीजों को। आवाज नहीं आ रही है। कोई लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है सर। आ रही है सर जी। बस बस बस, ठीक है, ओके, आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं, किसी ने लिखा इसलिए जवाब देना पड़ा। ओके, तो अच्छा ठीक है, अभी मैंने ये आगे जाते हैं हम लोग। तो इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब जो हमारी अंदर की नेचुरल इम्यूनिटी है उसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है? जो व्यक्ति, जो भी शरीर जब माँ के पेट से बाहर आता है तो वो वातावरण के अनुसार उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। उसका एक उदाहरण मैं देता हूं, बहुत बढ़िया सिंपल उदाहरण है, आपको समझ में आ जाएगा। आपको मालूम है कि ऐसे काफी सारे बच्चे हैं जो गटर के पास अपने खाना बना के खाते हैं। गटर के पानी कभी कभी उनके अंदर भी चला भी जाता है, गटर के अंदर वो मैंने कभी कभी उनका पैर वैर भी चला जाता है। वो इतनी जल्दी वो बीमार नहीं पड़ते। लेकिन आप बाई चांस एक दिन गटर के पास कोई खाना खा लो, क्या होता है? दूसरे दिन आपको बदहजमी, लूज मोशन, कुछ न कुछ हो जाएगा। वो है एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी माने जो वातावरण है, अगर वातावरण प्रदूषित वातावरण में आपको रोज रहना पड़ेगा, आपका शरीर अपने आप एक एक ये इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा जो आपको उस वातावरण से बचा के रखेगा। जैसे बहुत रिसेंट बात है, कोविड की बात है। आपको पता है कि कोविड में तो कई लोगों ने वैक्सीनेशन कर लिए थे। कुछ लोग म्यूट हो गया है आपका। सॉरी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अभी ठीक है ना? हाँ जी। ठीक है, सॉरी, ये इधर म्यूट हो गया था। करेक्ट। कहाँ तक आए? अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, और एक बार बताते हैं अडेप्टिविटी। ठीक है, वो मेरे माउस के कारण मैं यहाँ ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ ना, तो वो कभी माउस म्यूट हो जाता है, बेचारा है। हाँ ठीक है, यही रखता हूँ। हाँ, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी का एक उदाहरण मैं दे रहा था कि प्लीज सत्येंद्र शर्मा जी, आप प्लीज म्यूट हो जाइए। हाँ, थैंक यू आचार्य जी। हाँ, म्यूट ये भी बहुत बार केवल मोहित जी, आपका मैं चैट देख नहीं पाया, वो चला गया। कोई बात नहीं, मैं बाद में सीखूंगा। मैं यहाँ चैट कैसे खोलना मेरे को आता नहीं, तो एक लाइन पढ़ा तो उसके अंदर वो चला गया। मैं देखता हूँ, ये मैं जूम में ज्यादा प्रचलित हूँ, ये गूगल मीट मेरे लिए। चैट कैसे खोलोगे? खोलो, मेरी बेटी यहाँ से आके तो चैट खोलेगी। ठीक है, अभी हाँ 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 हाँ, ये उन्होंने मोहित जी ने कहा जो रखा है, शायद वही कारण है। देखता हूँ अभी मैं एडेप्टिव इम्यूनिटी का, क्योंकि अभी डिस्टर्ब हो गया था, मैं एडेप्टिव इम्यूनिटी के उदाहरण से दोबारा जाता हूँ। ओके, तो ये एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो वातावरण के अनुकूल अपने आप सशक्त बन जाना। इसका एक उदाहरण क्या है? आपको पता है कि अनेक बच्चे मैंने जो मैंने लोअर क्लास के हैं या जिसके भी हैं, तो रिफ्यूजी हाउस वगैरह में वो लोग, अनेक बच्चे हैं जो मैंने शहरों में सड़क के किनारे सोते हैं, कभी कभी गटर के पास सोते हैं। उनका खाना पीना सब गटर के पास ही होता है। वो गटर में कभी कभी तो गिर भी जाते होंगे, मैंने गटर का पानी में, ऐसा सब बहुत कुछ होता है, हमने देखा हुआ भी है। तो ऐसे बच्चे इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ते। लेकिन आप और मैं अगर सड़क के पास वैसे बाई चांस
मैंने किसी वहां से मैंने चाय पी लिया या कुछ खाना खा लिया रोड के ऊपर, तो हमारी अगर इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है तो हमारा क्या होता है, हम बीमार पड़ सकते हैं या पड़ जाते हैं, कुछ लोग पड़ जाते हैं, सेंसिटिव जिनका स्किन है, कुछ लोगों को आईबीएस भी हो जाता है इसी कारण से। तो ये सब जो है इसका मतलब है उनके पास अडेप्टिव इम्यूनिटी है नहीं है, उनके पास हो सकता है इन्नेट इम्यूनिटी है, जो इन्नेट इम्यूनिटी जो बचपन से है हो सकता है थोड़ा बहुत है, लेकिन वो जब मैंने कमजोर पड़ जाता है तो वो जो है इन्नेट इम्यूनिटी काम नहीं करता और वो वातावरण के मैंने अनुकूल वो ये नहीं हो पाते। तो वो जो है अडेप्टिव इम्यूनिटी, उसमें भी वीडीआर अगर अच्छा है और अगर उसमें कैल्शियम वगैरह में अच्छे हैं तो वो एक्सेस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। और ये ऑटो इम्यूनिटी जो अपने शरीर को मारने वाली जो प्रवृत्ति है वो ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, तो उससे टी सेल्स को दूर ले जाता है, यानी ये हमारे लिए अच्छा है। तो और इसीलिए कहा जाता है कि इन्फेक्शन बार बार जिसको होता है उसमें भी हमको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है क्या ये चेक करना है। और ऑटो इम्यून डिसीजेस में जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या टाइप 1 डायबिटीज है या रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनमें भी अगर विटामिन डी की कमी है तो जैसे जैसे हम उनको विटामिन डी के फॉर्मूलास वगैरह देंगे तो वैसे वैसे उनके कंडीशन में सुधार हम ला सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ये वीडीआर का जो नॉलेज कितना हमारे लिए फायदेमंद है। ओके, नेक्स्ट, पैनक्रियास और मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वीडीआर बीटा सेल्स के अंदर भी रहता है। बीटा सेल्स कौन है? सर ये छोटे बच्चों पर कैसे काम करता है? जैसे छोटे बच्चे बच्चे जो पैदा होते हैं उनके लिए। हाँ, क्या उनका तो अगर उनके माँ बाप के इम्यूनिटी अच्छी है तो नेचुरली छोटे बच्चे, देखो जब तक बच्चा मम्मी का दूध पीते रहता है तब तक वो बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी मम्मी ने कितने सारे क्या बोलते हैं कितने सारे बीमारियों को झेली हुई है। मम्मी नहीं, मम्मी की मैंने गुरुजी ऐसे बोलते थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी कितने पीढ़ियों का निचोड़ उसके मम्मी तक है आया है। ये अडेप्टिव इम्यूनिटी वो सब उस बच्चे के लिए भी काम करेगा जब तक वो बच्चा बाहरी वातावरण से प्रदूषित नहीं होता है। यानी जब तक वो दूध पीता बच्चा है और जब तक मम्मी उसकी मैंने अच्छी अपनी देखभाल करती है, अपनी स्वास्थ्य की देखभाल करती हैं, तब तक वो मैंने उसको तकलीफ नहीं होती। हाँ, जो लोग पैदाइशी कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह से आ जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल डिलीवरी में नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ, वो फर्स्ट 3 मंथ 6 मंथ अगर उसका वातावरण सब कुछ सही है और मम्मी में कोई डिफिशियंसी नहीं है, वो हेल्दी ही रहता है। एक्चुअली ये बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, लेकिन वैक्सीनेशन करने के बाद ही अनेक बच्चे जो हैं ये मैंने बीमार पड़ते हैं, ये गुरुजी का भी कहना था कि ये वैक्सीनेशन बहुत लोगों की इम्यूनिटी को कम कर देता है, क्योंकि वो एक तरफा उसको चढ़ाता है। और जो वैक्सीन है वो तो वैसे भी वैक्सीन जो है वो बाहरी चीज है, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, आगे हम जाते हैं। देखिए आप लोग हरिओम जी सॉरी ओम जी, पंडित जी आप जरा थोड़ा ये म्यूट करके रखिए ना, सभी को म्यूट ऑल कर दीजिए ना। मैं बीच में, देखो मुझे प्रश्न जवाब देने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेन टॉपिक के बीच में हम प्रश्न ना जवाब दें। आप ये प्रश्न लिख के रखिएगा सभी लोग, हम आपके हर एक का प्रश्न, चाहे रात को 12 बज जाए, मैं हर एक का प्रश्न जवाब देके ही मैं इसको खत्म करूंगा, अब चिंता मत करना। लेकिन अभी एक घंटे का या 45 मिनट्स का लेक्चर है, उसको इन वन फ्लो जाने दीजिए। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग अपने आप म्यूट रखिएगा प्लीज। हाँ, अभी देखते हैं बीटा सेल्स के अंदर जो वीडीआर है वो इंसुलिन सिक्रेशन को रेगुलेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी हमको डायबिटिक्स वालों को हमेशा हम देखो, जैसे ही ये सब समझ में आ गया हमको कहाँ कहाँ हम 125 DCC दे सकते हैं या 1 पैरा भी दे दें काम चलेगा, हमको समझ में आ जाता है। तो इसलिए ये एकदम अपने अपने टॉपिक के साथ मैंने जुड़ा हुआ है, अपने जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने ये टॉपिक आज लिया
कि भाई आप लोगों को एक अलग चीज समझ में आएगी। ओके, फिर ये विटामिन डी डेफिशिएंसी, इंसुलिन रेजिस्टेंस आज एक बहुत बड़ा नाम है डायबिटिक्स में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और टाइप 2 डायबिटीज, इन तीनों में विटामिन डी डेफिशिएंसी एसोसिएटेड है। ये कैल्शियम मैंने कैल्शियम से संबंधित नहीं है, याद रखिए। कैल्शियम तो बोन और किडनी के ऊपर काम करता है, ये अलग चीज है जो पैंक्रियास में भी ये वीडीआर है करके ये आता है, ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। फिर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में वीडीआर जो है हार्ट सेल्स के अंदर भी है, तो वो क्या करते हैं, हृदय जो कितनी अच्छी तरफ से कंट्रैक्ट कर सकता है। देखो हमारा जो शरीर के अंदर रक्त संचार सही तरीके से जाने के लिए क्या चाहिए, हृदय के मसल अच्छी तरह से कंट्रैक्ट होना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, ये रिपोर्ट के अनुसार वीडीआर को एक्टिवेशन होना चाहिए। अच्छा, तो ये एक है। फिर दूसरा, आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कार्डियो हाइपरट्रोफी, कार्डियोमेगाली, कार्डियो हाइपरट्रोफी, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, तो इन सब में ये वीडीआर मदद करता है। फिर ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम द्वारा, इसको बोलते हैं आरएएस सिस्टम कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। यानी 3 जगह पे कार्डियोवैस्कुलर हृदय के हेल्थ में 3 प्रकार से, पहला कंट्रैक्शन को मजबूत करके, दूसरा हाइपरट्रोफी होने से बचा के, और तीसरा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके ये वीडीआर जो है वो काम करता है। फिर ये अगर कैल्शियम डिफिशियंसी है तो उसी से हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज आ जाते हैं। अच्छा, और एक बात यहाँ मुझे गुरुजी की एक बात याद आती है। गुरुजी कहते थे कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वह 3-4 चीजों के लिए बहुत महत्व रखता है। हाइपोथायरॉयडिज्म डायबिटीज में, हृदय की बीमारियों में और किडनी की बीमारियों में, ये तीनों बीमारियों में हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अभी हम समझ सकते हैं जब हाइपोथायरॉयडिज्म है उसका एक और कारण है कैल्शियम की कमी, की मसल, थायराइड की मसल जो है कंट्रैक्ट नहीं हो पाती। तो ये सब जुड़े हुए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर इनको मैं म्यूट नहीं कर पाऊंगा क्या? ठीक है। इसके बाद आ गया ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो हमने क्या क्या देख लिया, पहले देखा हमने बोन एंड कैल्शियम फॉस्फेट बैलेंस, फिर दूसरा देखा इम्यून सिस्टम, फिर तीसरा देखा पैनक्रियास और मेटाबॉलिज्म, फिर चौथा देखा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, फिर हम देखते हैं ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के जो बीमारियां जितने भी हैं उसमें वीडीआर जो है न्यूरॉन्स में पाया जाता है, और मुख्यतः डोपामाइन और सेरोटोनिन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को वो इन्फ्लुएंस करता है। और वो उसका मुख्य उपयोग क्या है, न्यूरो प्रोटेक्शन, नर्व के प्रोटेक्शन करना, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये आपको मैंने अलग टॉपिक है, मैं इसके ऊपर अन्य किसी दिन बात करूंगा, लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो इसमें हम समझेंगे जब भी हमको डोपामाइन, 20 मेडुला या 12 गैसाई और सेरोटोनिन, तो इन सब बीमारियां क्या क्या हैं, पार्किंसन की डिजीज और डिप्रेशन, इन सब बीमारियों में अगर हमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं या रिजल्ट कुछ दिन के लिए आए और रुक गए, उसका कारण क्या है, ये है वीडीआर एक्टिवेशन। वीडीआर एक्टिवेशन नहीं है, इसके कारण ये हो रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, हमको उन सब लोगों में हमको कैल्शियम ये टेस्ट करानी है, और वैसे उनको वगैरह क्रैम्प्स वगैरह भी आते होंगे, तो हम उस सब कारण को ढूंढ के निकालेंगे, तो समझ में आ जाता है कि हमको ये पार्किंसन में भी ये काम करेगा, एक्स्ट्रा इसको देना पड़ेगा, हमको कैल्शियम देना चेक करना पड़ेगा।
सेरोटोनिन अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है डिप्रेशन में, तो भी हमको कैल्शियम चेक करना पड़ेगा। तो ये सब आप समझ सकते हैं। अच्छा, तो इसके फिर ये डिप्रेशन, ये तो सेरोटोनिन में नहीं, डिप्रेशन में आ जाएगा। अल्जाइमर्स, ये अल्जाइमर की बीमारी आपको सबको पता है, ये बहुत बड़ी बीमारी है और इसमें भी न्यूरोथेरेपी बहुत कामयाब रही है। मुझे एकदम अन्य दिन एक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने तो मिलना ही है भाई बहुत बार। तो गुरुजी ने ऑस्ट्रेलिया में एक अल्जाइमर पेशेंट के साथ काम करके बहुत लाभ दिलाया। वो एक कभी एक टॉपिक आएगा, हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है? तो वो बाद में देखेंगे। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी ये जो है वीडीआर मैंने कैल्शियम बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ओके, फिर क्या है? कैंसर प्रिवेंशन। तो ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम पर यही लास्ट सिस्टम है, इसके बाद हम आगे जाएंगे। तो वीडीआर एक्टिवेशन कैन सप्रेस अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। मतलब क्या है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ? मतलब क्या, जो सेल जो है बढ़ते जाते हैं, कैंसर में सेल बढ़ते जाते हैं ना, तो अगर हम उनमें अगर विटामिन डी या वीडीआर को एक्टिवेट कर पाए तो वो सेल ग्रोथ होना कम हो जाएगा। अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ जो होता है कैंसर में, वो कम हो जाएगा। यानी कितनी बड़ी मैंने चीज है, देखिए हमारे लिए। फिर अनेक कैंसर, जैसे कोलॉन का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, इसमें विटामिन डी की कमी से वो सब कैंसर्स बढ़ जाते हैं। तो कितना बढ़िया, अपने लिए एक बहुत अच्छा चीज मिल गया है। ओके, तो अभी क्वेश्चन है, ये विटामिन डी इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों है? सामान, अरे विटामिन डी तो मेनली काम करता है, ठीक है, लेकिन ये इतने ऐसे कैसे कि इतने जगह में है? तो उसका आंसर है कि ये विटामिन डी एक हार्मोन जैसा काम करता है, विटामिन जैसा काम करना कम है, ठीक है? तो हार्मोन में उसका एवोल्यूशनरी रोल है कि वो केवल कैल्शियम को नहीं मेंटेन करता है, वो सेल ग्रोथ की भी देखभाल करता है, इम्यून डिफेंस की भी देखभाल करता है, और मुख्यतः एनर्जी मेटाबॉलिज्म। एनर्जी मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है? आदमी, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं थोड़ा सा भी काम करता हूं फिर मैं थक जाता हूं, तो वो है एनर्जी मेटाबॉलिज्म नहीं है। और इसमें मैं एक और चीज मैं बहुत साल से कह रहा हूं, हमारे न्यूरोथेरेपी में 2 प्रकार के ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक को बोलते हैं डेपोजिट ट्रीटमेंट्स और एक को बोलते हैं विथड्रॉयल ट्रीटमेंट्स। डेपोजिट ट्रीटमेंट्स का मतलब वो शरीर के अंदर एनर्जी बढ़ाते हैं, और विथड्रॉयल का मतलब क्या है? वो शरीर में जो भी एनर्जी है उससे काम करने लग जाते हैं। तो इसमें एनर्जी डिपॉजिट वाला सिस्टम जो है वो हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, और जो विथड्रॉयल वाले जो फॉर्मूलास हैं, मैं आपका उदाहरण भी दूंगा, अभी 1 मिनट तो देता हूं, और उसके बाद सत्येंद्र शर्मा जी से उनका क्वेश्चन लेता हूं। जरा 1 मिनट रुक जाइएगा। तो विथड्रॉयल वाला जो ये है, वो क्या करता है कि जब हम शरीर में, समझो नॉर्मल है, नॉर्मल डिपॉजिट वाला ट्रीटमेंट है। इवन कॉडाइक्विना प्लस है, इवन अपना ये जो अपना कोई भी डाइजेशन नॉर्मली बेस्ट है, फास्ट है नॉर्मल, ये सब कॉडाइक्विना प्लस, CNNS गैस ऑल 3 साइड्स भी कभी कभी काम करता है ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि वो शरीर को कुछ एनर्जी देता है, तो जैसे ही वो एनर्जी प्राप्त हुआ, वो शरीर के अंग जो है वो कार्य करने लगते हैं। और इसमें इन सब ऑर्गन्स को क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। तो हमने 125 DCC दे दिया, समझो एक दिन, ये नॉर्मल दिया, उसके बाद 125 DCC दे दिया। तो जब हम 125 DCC देते हैं तो इसका मतलब क्या है? जो अंग अभी तक कार्य नहीं करते थे या नहीं कर पा रहे थे, वो अंग सब कार्य करने लगेंगे और सब इकट्ठा कार्य करने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है? शरीर जो है वो मैंने उतना सह नहीं सकता अगर उसके पास एनर्जी डिपॉजिट अच्छा नहीं है। और इसलिए मैं कहता था कि अगर आपको ये 125 DCC देना है, खास तौर से वीक पेशेंट्स को देना है, पहले तो उसका माइल्ड वर्जन दीजिए। एक तो है
लेकिन फिर भी वो सप्ताह में 1 दिन या 10 दिन में 1 दिन दीजिए। एक ऑर्डिनरी आदमी को आप 3 दिन में एक बार आप ये 120 दे सकते हैं जरूरत होने पर, लेकिन वीक पेशेंट्स में, जैसे लॉन्ग टर्म बेड रिडन पेशेंट्स हैं, उनमें आप रोज रोज या 2 दिन में 3 दिन में एक बार 120 देने से 2-3 दिन अच्छा होगा, उसके बाद ठप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो 120 सभी ऑर्गन्स को उकसा दिया और उसके बाद वो सभी ऑर्गन्स ने एनर्जी ये कर दी, तो शरीर में एनर्जी ही नहीं रहेगी। तो ये चीज को आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अभी हम सत्येंद्र शर्मा जी, आप जरा बात कीजिए। मैं आपको बहुत देर से आप पूछ रहे हैं, मैं जरा आपको बता के फिर आगे जाता हूँ। बताइए सत्येंद्र शर्मा जी, आप बात कर सकते हैं। सर बाय मिस्टेक हैंड हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, सॉरी, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो इसके बाद आप जरा, हाँ प्रेम विश्वास जी बोलिए। गुरुदेव जी, वीडीआर क्या होता है? आप बिगनिंग से नहीं आए ना, ये विटामिन डी रिसेप्टर, वही आज का टॉपिक है, वीडीआर। अच्छा, विटामिन ठीक है। डी रिसेप्टर यानी विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए जो जो सेल्स अलग अलग जगह में होते हैं उसको बोलते हैं वीडीआर। ठीक है, उसी के बारे में हमने अभी पूरा 20 मिनट का लेक्चर तो हो गया, आधे घंटे का लेक्चर हो गया मेरा, तो ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, बट उस वीडीआर का मतलब विटामिन डी रिसेप्टर। ओके, उसके बाद तो ये जो है ये वीडीआर इतने सारे टिश्यूज में रहता है, इसका मतलब ही ये विटामिन डी ही मास्टर रेगुलेटर है। जैसे हम पीनियल ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं ना, वैसे हमें समझना चाहिए विटामिन डी जो है वो मास्टर रेगुलेटर है। और विटामिन डी के लिए मुख्यतः क्या है? मुख्यतः विटामिन डी मुख्यतः है सूरज की किरणें हमारे शरीर में पड़ना चाहिए। और आजकल वही शहरों में वही एक रोना है कि भाई कोई सूर्य के किरणों को अपने ऊपर पड़ने ही नहीं देता है। तब एयर कंडीशन में ट्रैवल करना, इधर से उधर जाना, गाड़ियों में ट्रैवल सफर करना, छाता लेके हमेशा सफर करना, तो ये जो है ये हमारे देश के लिए तो वो मैंने अपनी इनेट इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो विटामिन डी सूरज की किरणें हमारे ऊपर पड़नी चाहिए। मैं आपको एक बताता हूँ इंटरेस्टिंग केस अपने आश्रम में, कि वहाँ जो आश्रम में जो वहाँ सूर्यमाल गांव से लोग आते थे, कोई कभी ये नहीं बोला कि मुझे मैंने ये विटामिन डी की कमी है, उनमें है ही नहीं, क्योंकि वो धूप में बहुत ज्यादा ये तपते थे, इसलिए उनके कोई हड्डियों में कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, कभी कोई नीचे गिर के ऊपर से पहाड़ से नीचे गिर गया तभी उसको हड्डी का प्रॉब्लम है। किसी को कोई मैंने देखा नहीं, 20-22 साल तो वहां, 18 साल तो रहा था वहां, तो कभी नहीं देखा कि वहां के लोग हमें मैंने बैक पेन से आए, ये इन सब चीजों से आए। हाँ, एक ही बात है कि वो कहीं गिर गए तो आ जाते हैं। ठीक है, तो समझ लेना क्यों, तो वहां जो है वो विटामिन डी की कमी सूरज की किरणों से पूरी होती है। वो हमें भी सोचना चाहिए कैसे हम कम से कम आधे घंटे धूप में टहलना जरूरी है, और थोड़ी कड़ी धूप हो तो चलेगा, कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, ओके। फिर विष्णुपुरी जी, आपने रेस हैंड किया है, पूछ लीजिए। विष्णुपुरी जी, आप औरंगाबाद वाले हैं ना? ठीक है, विष्णुपुरी जी आप बात करना चाहते हैं क्या? नहीं, ओके, गलती से लग गया होगा। ठीक है, हाँ, ओके, हम अभी आगे जाते हैं। एनालॉजी, ये विटामिन डी को कैसे समझ लें? हाँ, करेक्ट है, ये बहुत अच्छा लिखा है। हाँ, ठीक है, विटामिन डी जो है यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर अपडेट है। सॉफ्टवेयर अपडेट क्या यूज किया, ये मुझे किसी इसमें से मिल गया है, इंटरनेट से ये शब्द प्राप्त हुआ है। ये यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर अपडेट माने हर चीज को अपडेट करते रहता है, इतने सारे अंगों में है ना, इसीलिए। और ये इसको उन्होंने आजकल सभी लोग यूएसबी वगैरह के बारे में जानते हैं, इसलिए
ये मुझे एग्जाम्पल अच्छा लगा। ये वीडीआर जो है यूएसबी पोर्ट जैसा है, जो हर डिवाइस के हर सेल के अंदर रहता है। तो नेचुरली यूएसबी पोर्ट है तो आप हर इसको वहां कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो एक बार ये विटामिन डी का अपडेट जो है उसको प्लग इन किया तो हर सेल या हर डिवाइस जो है वो बेटर परफॉर्म करता है, अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर वीडीआर प्रेजेंट है लेकिन विटामिन डी डेफिशिएंसी है, यानी ये वीडीआर यानी पोर्ट प्रेजेंट है लेकिन अपडेट नहीं दिया, यानी विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो सिस्टम ठीक से नहीं चलेगा। ठीक है, इसी से बीमारियां आते हैं। यानी हमारे पास एक ऐसी चीज है कि हम प्रैक्टिकली हर बीमारी में कैल्शियम के इंपॉर्टेंस हम समझ सकते हैं। और मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल्स के साथ बोलने वाला हूं कि कैसे आप इसको सब समझ सकते हैं। ये अभी आधा लेक्चर ही हुआ है, अभी और आधा लेक्चर बाकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि आज एक दिन में हम खत्म कर पाएंगे। खत्म करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं, और एक दिन सेकंड दिन इसका ले लेंगे जरूरत होने पर, क्योंकि ये काफी है। अच्छा, अभी हम गाइटन और हॉल की किताब अनेक ग्रुप्स में चल रही है, 14th एडिशन। ठीक है, मैं जो लोग मेरे क्लास करने वाले हैं उनको भी मैं देने वाला हूं बाद में। ठीक है, ये गाइटन एंड हॉल की पीडीएफ आ जाएगी सभी को। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने गाइटन को पढ़कर ही सभी मैंने फॉर्मूलास वगैरह के तथ्य ढूंढे थे, तो इसलिए आप लोगों को भी जानना चाहिए। और गाइटन की क्लासेस ऑलरेडी हरिओम जी बहुत अच्छी तरफ से वो ले रहे हैं, और वो मैं भी जरूरत होने पर कहीं कहीं मैं लेता रहूंगा। तो इसीलिए आपको ये बहुत अच्छा ये रहेगा। थैंक यू। हाँ, हम लोग आश्रम में ही हैं, ये आश्रम परिवार है और हम आश्रम के माहौल को यहाँ रिक्रिएट करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो जो है गाइटन की किताब आप सबको मैंने इवेंचुअली धीरे धीरे करके ये वेद के दौरान आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी वेद के क्लास में ज्वाइन होने वाले हैं, हो रहे हैं, आप समझ लीजिए आपको गाइटन के बहुत सारी चीजें उसमें से समर्थन मिल जाएगा। मैंने गुरुजी कितने दीर्घदर्शी थे, उन्होंने गाइटन के 8वां एडिशन पढ़ा था। कुछ समय उस समय 8वां एडिशन में नहीं लिखा गया, वो अभी 14वां एडिशन में मैं देख रहा हूँ, और वो रिसेंट इश्यू। और गुरुजी ने उसको 20 साल पहले बोल दिया कि ऐसा ही होगा। ये मैंने हम कितने बड़े महान हस्ती के साथ हम मैंने जुड़े हुए थे हम लोग सब। और मैंने जो लोग आश्रम में ट्रेनिंग ले चुके हैं गुरुजी के सानिध्य में, तो हम बहुत ही भाग्यवान हैं। पता, और मैं आपको चाहता हूं कि ये क्लासेस के जरिए मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आप भी उससे वंचित नहीं रह जाएंगे। हम आपको सब बताएंगे। ठीक है, तो नहीं तो ठीक है। अभी ये गाइटन के 2 पेज मैंने ये यहाँ से ये किया हुआ है। एक है पेज नंबर 992, एक है पेज नंबर 1999, और ये सब आप जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ सब वो गाइटन विटामिन डी और उसके फंक्शंस के बारे में बताता है। ओके, तो वो ये बोलता है कि विटामिन डी कैसे बनाया जाता है वगैरह वगैरह, और वो इंटेस्टिन से कैल्शियम और फॉस्फेट का इसके ऊपर काम करता है। ठीक है, अच्छा, और बाकी बोन मिनरलाइजेशन को प्रमोट करता है और मेंटेनिंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। तो उसका ये सब उसमें दिया हुआ है। अभी अन्य ये तो विटामिन डी के बारे में गाइटन में कुछ है। अभी अन्य जगह है लेटेस्ट रिसर्च। लेटेस्ट रिसर्च में बहुत सारी चीजें आए हुए हैं, जिसमें थोड़ा बहुत तो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। तो इसमें क्या है कि इंटेस्टाइन में एंटेरोसाइट्स हैं। आपको मालूम है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, उसके सेल्स को बोलते हैं एंटेरोसाइट। तो वो एंटेरोसाइट्स में ये वीडीआर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए ही हमको 8 मेडुला में भी कैल्शियम चाहिए, 20 मेडुला में भी कैल्शियम चाहिए, क्योंकि ये सब जो हार्मोन्स हैं वो इंटेस्टाइन में भी बनते हैं, ब्रेन में भी बनते हैं। तो इसलिए उन सब में हमको ये 125 DCC का योगदान है। ओके, फिर पैंक्रियाटिक सेल्स तो हमने बता ही दिया, रीनल डिस्टल ट्यूब्यूल्स बता दिया, और एक इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रोंकियल एपिथेलियल सेल। ब्रोंकियल एपिथेलियल सेल माने क्या, ब्रोंकस के सेल्स। और ब्रोंकस के सेल्स हम किस में यूज करेंगे, अस्थमा में यूज करेंगे, ब्रोंकाइटिस में यूज करेंगे, लंग के जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें यूज करेंगे। और आपको पता है गुरुजी बहुत साल से 1 पैरा से उन्होंने एक लंग कैंसर के पेशेंट को ठीक किया था।
बहुत साल पहले की बात है, मैंने बहुत ज्यादा उस समय प्रचलित नहीं हुआ, लेकिन लंग कैंसर के एक पेशेंट को 1 पैरा से उन्होंने ठीक किया था, और वो भी पेशेंट था कलकत्ता में। हमारे थेरेपिस्ट जाते थे वहां, और वो मैंने 3-4 महीने के अंदर उनको बहुत अच्छा लाभ मिला। ठीक है, तो कहने का मतलब है वो 1 पैरा उस समय वो गुरुजी ने दिया था, तो उस 1 पैरा का जो हम मैंने तथ्य जो है वो है इसमें यहाँ पाया जाता है, लेटेस्ट रिसर्च में पाया जाता है। ठीक है, 1 मिनट। आज इतने सारे लोग आए हुए हैं, मुझे बहुत खुशी है कि हमें एक आश्रम का माहौल वापस बन रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट है ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स। এখানে তো বড় আছে। ठीक है, ये ऑस्टियोब्लास्ट में भी पाया जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट में भी पाया जाता है, वो तो हमने देखा है। लेकिन एक और है, यह लिखते हैं कि ये हार्ट, ब्रेन और लिवर टिश्यू के मैच्योर मसल्स के अंदर नहीं पाया जाता है, यानी एक एक उम्र के बाद नहीं पाया जाता है। ये अभी का रिसर्च है, लेकिन गुरुजी हमेशा सभी इन सब बीमारियों में, हमने आगे ही पढ़ा है कि इन सब बीमारियों में भी ये वीडीआर का मैंने महत्व है। अच्छा, फिर बहुत इंपॉर्टेंट, ये पैराथायरॉयड और ग्लैंड तो हमें पता है, थायराइड ग्लैंड में भी है ये, और स्किन के सेल्स में भी है, केराटिनोसाइट जिसको बोलते हैं। फिर मैमरी एपिथेलियम ब्रेस्ट के अंदर, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर ऑस्टियोब्लास्ट, इम्यून सिस्टम में मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, टी लिम्फोसाइट्स एंड जर्म टिश्यूज। तो इन सब में विटामिन डी रिसेप्टर्स हैं, वीडीआर। और सबसे ज्यादा कहाँ है? इंटेस्टाइन, किडनी, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये सब कैल्शियम होम्योस्टेसिस के साथ संबंधित हैं। और इसका मैंने यहाँ रेफरेंस भी दिया हूँ, ये अभी का रेफरेंस है, साइंस डायरेक्ट करके एक बहुत बढ़िया साइट है जिसमें काफी टेक्निकल चीजें ही डिस्कस होते हैं, तो उनका एक आर्टिकल में ये सब चीजें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कभी भी अब किसी को चाहिए तो मैं इसको शेयर भी कर सकता हूँ, ये कोई बात नहीं। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट अभी आया हमारे उपयोग की चीज। इसके बाद अभी तक हमने बताया थियोरी, अभी हम देखते हैं थियोरी में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी वहां भी मैंने बताया। अभी हम देखेंगे एलिमेंट्री में इस नॉलेज का क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है। तो कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं? विटामिन डी डिफिशियंसी हर सिस्टम को अफेक्ट करता है, केवल बोन्स को नहीं। तो कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं? रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ये दोनों हमें पता है, पहले से हम देते थे। 125 DCC इन दोनों बीमारियों के लिए है। ठीक है, अभी ऑटो इम्यून कंडीशन, यानी जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हाइपरथायरॉयडिज्म एक है, ग्रेव्स डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, और भी बहुत सारे हैं, मायस्थेनिया ग्रेविस है। तो इन सब में ऑटो इम्यून, हशीमोटो थायराइडाइटिस है, तो इन सब में, और ये सब आजकल के बड़े कॉमन बीमारियां हैं, खास तौर से यूरोप वगैरह में तो ये सब बीमारियां बहुत प्रचलित हैं। तो ये ऑटो इम्यून कंडीशंस में हमको विटामिन डी काम आएगा। और फिर डायबिटीज तो सबको पता ही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अनेक सारे डायबिटीज के साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोल के एक चीज है, वो भी उसमें भी ये काम आएगा। फिर कार्डियोवैस्कुलर, हृदय तो मैंने बता दिया। इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी में हम बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होते। नॉर्मली क्या है, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारे लोग हमारे पास नहीं आते, वो अक्सर जाते हैं हॉस्पिटलाइज ही हो जाते हैं उसमें। और टीबी में केवल लंग टीबी नहीं है, टीबी में बोन टीबी होता है, और बोन टीबी में न्यूरोथेरेपी के कमलेश दीदी वगैरह ने बोन टीबी में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो उसमें भी ये करते हैं। और मेंटल हेल्थ सपोर्ट, यानी मानसिक बीमारियों में हमको ये विटामिन डी देना बहुत जरूरी है। ओके, अभी क्वेश्चन आएगा, हमको एलिमेंट्री में हम ट्रीटमेंट को कैसे वर्कआउट करें? बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अभी तो 10 बज गया है,
ये पूरा एक और लेक्चर ओंकार जी, पूरा एक और लेक्चर अगले क्लास ले सकते हैं क्या, और एक क्लास ले सकते हैं क्या, कि काफी है? ठीक है आचार्य जी, जहाँ तक आपको कंटिन्यू करना करिए। ठीक है, क्योंकि क्या है अभी कुछ क्वेश्चंस भी लोगों का हम सवाल जवाब ले लेंगे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, जो लोग आज आए हैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में आप जरूर जुड़िएगा, यहीं से न्यूरोथेरेपी शुरू होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्सडे भी मैं क्लास ले लूंगा, मैं उसके लिए रेडी रहूंगा। और उसमें हम अभी तक हमने जो बताया और थियरी बता दिया काफी, अभी हम एलिमेंट्री ट्रीटमेंट के बारे में नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीक आप लोग सभी अपने दोस्तों से कहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, थोड़ा ज्यादा लोग ये करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर जल्दीबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो 2-2 घंटे कोई बैठ नहीं सकेगा। और मेरा तो क्या है कि मेरी आदत है कि मैं 1.5 घंटा 2 घंटा मुझे लेक्चर देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ भी घुसना चाहिए ना, यूडीएफ नहीं होना चाहिए इधर, है कि नहीं? तो अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। हैं हेमचंद्र होलाल जी, बोलिए क्वेश्चन आंसर, इसको बंद करो। हेलो सर, हाँ बोलिए जी। लेक्चर बहुत बढ़िया हुआ सर आज। हाँ थैंक यू। और अभी आचार्य जी रिकॉर्डिंग बंद कर दूं मैं? नहीं इसको रहने दो अभी, क्या अपने को तो कुछ नुकसान नहीं है, रहने दो, कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज निकल सकती है इसमें। आपको रिकॉर्डिंग बंद करना है क्या ओम जी? आप रिकॉर्डिंग बंद करना चाहते हैं? रहने दो। हाँ बोलिए हेमचंद्र जी, आप कंटिन्यू कीजिए। सर हेलो। हाँ आज का लेक्चर अच्छा हुआ है। और इन एब्सेंस ऑफ गुरुजी अभी आप ही है सभी को गाइड करने के लिए। ये आप हर टाइम आप कोशिश कीजिए सर, हम लोग आपके लिए वेट करते रहेंगे सर। जरूर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट तरशीद संधू जी। शुक्रिया सर, आज की क्लास सर बड़ी अच्छी हुई। तो सर मैं आपसे कंसेप्ट समझना चाहता था इसके बारे में। जैसे सर मतलब कि कईयों में क्या होता है, मतलब कि बोन बढ़ जाती है। अब सर वो कैल्शियम मतलब कि बढ़ा हुआ है उनके शरीर में, या फिर मतलब कि कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, या कैल्शियम एक जगह जाके जमा हो रहा है, मतलब कि ऐसे से मेरे को बड़े डाउट्स रहते हैं जरा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, मैं बताता हूँ। देखो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म में, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, अदल बदल, यानी हम जो खाने से कैल्शियम प्राप्त करते हैं, चाहे वो शरीर के अंदर धूप के पर्याप्त मिलने से ही वो अंदर जाएगा, अंदर मिलने के बाद उसका उपयोग होना चाहिए सही तरीके से। वो उपयोग के लिए क्या चाहिए, सभी जोड़ों और हड्डियों के बीच में तालमेल अच्छी तरफ होनी चाहिए। और उसके लिए सबसे बढ़िया जो है वो है योगा रेगुलर करना। अब हर व्यक्ति योगा नहीं कर पाता या कर नहीं सकता है, तो उस समय क्या होता है, वो कैल्शियम जो है उसका अदल बदल ठीक से नहीं होता, तो वो कहीं क्या होता है, कहीं से कैल्शियम निकल जाता है और कहीं और जाके जम जाता है। यही होता है अनेक लोगों में, स्पेशली जिनकी 1 से 40-45 ईयर्स तक जिनका उम्र है, उनमें क्या होता है, कैल्शियम अनचाहे जगहों में जमने लग जाता है। तो जब अनचाहे जगहों में जमने लग जाता है तो कुछ लोगों में वो हड्डियों के बीच, जैसे आपने बोला, वो हड्डी के एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं उसको, या स्पर बोलते हैं। तो स्पर होने का मतलब क्या है, उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, लेकिन वहां कैल्शियम ज्यादा जा रहा है, क्यों? वो उस जगह में सर्कुलेशन नहीं है किसी कारण, नस या चाहे नस। तरशीद जी जरा अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। या तो वो अपने आप उस जगह में सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, या उसके शरीर में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए, पहले एक तो है आप टेस्टिंग करा दीजिए, टेस्टिंग करा के वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है कि नहीं देख लीजिए। और कैल्शियम कभी कभी ब्लड में कैल्शियम ठीक रहेगा, लेकिन बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। वो मतलब क्या है, वो जो ब्लड
बोन से ब्लड में कैल्शियम डाला जा रहा है, उसी के कारण ब्लड के कैल्शियम लेवल पर सही है, लेकिन बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है क्योंकि वो खोखला हो रहा है। तो उस समय हमको क्या करना है, हमको कैल्शियम इसके 125 DCC भी देना है, और जहां ब्लड में कुछ कुछ जगह में जहां बोन कुछ ज्यादा हुआ है वहां सर्कुलेशन बढ़ा के वहां से हमको एंटी कैल्सिफिकेशन फार्मूला देना है। ठीक है, तो ये जनरल प्रिंसिपल है, बाकी तो आपको पेशेंट टू पेशेंट हमको उसकी केस हिस्ट्री से स्टडी करके लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। आचार्य जी, अभी ओमकार जी कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, हाँ, Just थोड़ी देर रुकिएगा। ओके। ओमकार जी प्लीज गो अहेड। आचार्य जी प्रणाम, मैं एक हाँ। अनाउंसमेंट कर देता हूँ छोटा सा, और अनूप सर भी जुड़े हुए हैं, उनका हाँ, हाँ। भी इस सत्र के ऊपर कुछ उनके भी अनुभव ले लेते हैं। चलो जरूर जरूर। तो सबसे पहले सभी को मालूम होगा कि आचार्य जी वेद की क्लास लेने वाले हैं, सत्र लेने वाले हैं, जो कि 1 वर्ष तक चलेगा, और ये इसका लास्ट रजिस्ट्रेशन है ना 18 अक्टूबर तक होगा। उसका आवाज कम करिए। 18 अक्टूबर तक होगा, 18 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन लास्ट रहेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा। और आचार्य जी मैं देख करके हैरान हो गया कि अभी केवल लिमिटेड सीट ही बची हुई है, इतनी तेजी से प्रक्रिया हुई, यानी कि मैं हैरान हो गया कि मेरे द्वारा